तो आज का जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है सर, वो है ओपनिंग एंट्रीज। देखो, ओपनिंग लेजर तो मैंने आपको बता दिया था। अब आप बोलोगे सर हमें तो नहीं बताया आपने, क्योंकि मैंने ये कह के नहीं बताया कि ओपनिंग लेजर है दूसरे टर्म में मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा तो ये बोलता है देखो सर ने क्लास में बोला क्या ओपनिंग लेजर हो रहा है आज, नहीं बोला ना। तो मैं अभी बता दूंगा ओपनिंग लेजर मैंने कैसे बता दिया आपको, ठीक है। चलो, सीधी सीधी बात है सर, आप हमेशा जरूरी थोड़ा ना हो आप ऐसे बिजनेस के अकाउंटेंट हो जिसमें लिखा हो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। कभी आप ऐसे बिजनेस के भी तो अकाउंटेंट बन सकते हो जो पहले से चला आ रहा हो। आप ऐसे बिजनेस के भी तो अकाउंटेंट हो सकते हो, आपको एक बैलेंस शीट दे दी और बैलेंस शीट में बोल दिया बेटा कि भाई देखो ये असेट्स हैं 100 रुपए की, कैपिटल है 60 की और लाइबिलिटीज हैं 40 की, तो आप जर्नल एंट्री पास करो इसकी। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या आते हैं बेटा, बैलेंस शीट में आते हैं बैलेंसेस। जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का क्या होगा, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है बेटा वो इस साल की कौन सी बैलेंस शीट होती है, ओपनिंग। समझो ना। तो अब आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट मतलब बैलेंसेस की शीट जिसका बैलेंसेस होते हैं। तो सर नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं होता, ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, P&L में। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और है ना, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है। तो बैलेंस किसका बचता है, पर्सनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का अगर और रियल अकाउंट का कोई बैलेंस बचता है तो उसे कौन सी साइड लिखा जाता है, उसे कहां लिखा जाता है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ है। तो बताओ इसकी अगर ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो ओपनिंग एंट्री बड़ी सिंपल होती है बेटा। ओपनिंग एंट्री बोलती है कि आप असेट्स अकाउंट डेबिट कर दो, जितने भी असेट्स हैं उनको क्या कर दो बेटा, डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू कैपिटल। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, है ना। तो बताओ असेट्स कितने की है बेटा, 100 की, लाइबिलिटीज कितने की है, 40 की, कैपिटल कितने की है, हो गया ओपनिंग एंट्री कंप्लीट। अब हो सकता है लाइबिलिटीज मैंने यहां सीधा लाइबिलिटीज बोल दे, वो लिख देगा क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। ऐसे असेट्स में वो दे देगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो जब भी आपको कोई ओपनिंग एंट्री पास करनी है ना, तो सिंपल सिंपल आपने एक सीधी सीधी एंट्री करनी है। किसको डेबिट कर देना है, असेट्स, और क्रेडिट किसको कर देना है, लायबिलिटीज और कैपिटल को। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अच्छा दूसरा, तो एक बार पेज नंबर निकालिए सर, पेज नंबर निकालिए 9 पॉइंट 9 पॉइंट क्यों निकाल रहे हो, ये तो 8 चैप्टर पढ़ा रहे हो सर, आपको क्या हो गया, क्या यही प्यार है? नहीं सर ये प्यार नहीं है, ये गलती है। ठीक है आइए पेज नंबर 8.52 निकालिए। वो 9th में लेजर में चला गया। वैसे वहां भी समझा सकता था बट मेरा मन नहीं है, क्योंकि बच्चों को संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक जर्नल में जर्नल ना कराया जाए किसी दूसरे चैप्टर के जर्नल को जर्नल नहीं मानता। ठीक है 11th एंट्री बाकायदा साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, कौन सी एंट्री है ये, ओपनिंग एंट्रीज है। तो आइए देखते हैं। तो एंट्री होगी सर हमारी, हमें दे रखे असेट्स दे रखे बेटा, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये सारी दे रखे हैं। अब डेटर्स के उसने अलग अलग नाम दे रखे हैं, एक्स ने 35 देने, वाई ने 50 देने, जेड ने 60 देने। देखो डेटर्स में मतलब बहुत सारे डेटर्स होंगे ना, एक ही नहीं है, तो अलग अलग नाम है, एक्स वाई जेड। ऐसे ही बेटा लोन फ्रॉम विकास है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर के भी क्या क्या नाम दे रखे हैं, ए और बी। अब इसके आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। एक बात बताऊं बड़ा आसान है, आप क्या करोगे सर, तो आप सारे की सारी असेट्स को क्या कर दोगे, डेबिट, लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे। अब बच्चा सोच रहा है सर कैपिटल तो दी नहीं, क्वेश्चन गलत। गलत है, अगर कैपिटल देनी चाहिए ना, क्वेश्चन गलत, मैडम से लड़ जाओगे, मैडम कैपिटल नहीं दिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, खुश होके आएगा, दो चारों को और अपना टोली बना लेगा। देख मैडम से बात करते हैं, देख ये क्वेश्चन है जिसमें क्या नहीं दिए, तो क्या ये जो टोली बनेगी इसको कुछ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर असेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। जब आपको असेट्स दे दी, लाइबिलिटी दे दी, जो डिफरेंस बचा वो क्या होगा,
सर हम तो समझदार हैं, ठीक है, टोली का कोई फायदा नहीं होगा। तो बताओ असेट्स क्या क्या दे रखे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है, जल्दी से बताओ। कैश के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है सर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। नेक्स्ट बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 1,50,000। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना होगा, 43,000। टू देखो, अच्छा डेटर्स कौन बोलेगा भाई, अभी टू कहां से पहुंच गया, एक्स वाई जेड, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। 2x, सॉरी एक्स वाई जेड, ये भी डेबिट होंगे ना तीनों, क्योंकि तीनों क्या है मेरे डेटर्स हैं, तो उनका अलग अलग नाम लिख, 35, 50 और 60। बताओ कितना है बेटा जल्दी से, 35 और 2, लोन फ्रॉम विकास, बताओ कितना है, 2, 2 ए एंड बी। तो बताओ ए काउंट कितना है, 20 और बी का, तो बेटा 2 कैपिटल में चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, किसी बच्चे ने किया। तो कुछ नहीं है, ओपनिंग एंट्री में सारी की सारी असेट्स को डेबिट करेंगे, 2 कैपिटल करेंगे और 2 लाइबिलिटीज करेंगे। तो देखना भाई, ये ओपनिंग एंट्री है सर हमारी, समझ रहे हो ना। और सर ओपनिंग लेजर है, आप मुझे बताओगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, जब भी आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो सारी की सारी असेट्स को क्या करना है, डेबिट, सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्या करना है, और कैपिटल को भी क्या करना है, ठीक है। और जरूरी नहीं है सर, कई बार आपको कैपिटल दी होगी लाइबिलिटीज नहीं दी होगी, बट जनरली लाइबिलिटीज दी होंगी, हमेशा क्या नहीं दी होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज की फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है ना, लोन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, जबकि कैपिटल का कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन, भाई कैपिटल तो एक ही है ना कैपिटल, उसका कोई दूसरा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में तो नहीं आ रही है, ठीक है सर समझ। बैलेंसिंग फिगर बेटा, कि मतलब वो जो 325 500 कैसा है, दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर, समझ रहे हो ना। अब नहीं नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे लिए कि तुम्हें, अगर तुम्हें लगे बुक में बच्चा घर जाके गलती से क्वेश्चन देख ले, गलती से, वैसे तो देखेगा नहीं, अगर गलती से कहीं क्वेश्चन देख ले और वो देखे यार ये 325 500 तो कहीं दिया ही नहीं है, डाउट, तुरंत मास्टर को फोन लगाया, सर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बताओ बेटा कौन सा करो, सर ये आपने लग रहा गलत करा दिया, तो इसलिए लिखा है। अब आप बोलोगे सर क्या हम इतने, देखो आप छोटे बच्चे हो अभी, समझ रहे हो ना, जब मेरी उम्र में आ जाओगे ना बेटा, 2 साल बड़े हो जाओगे, है ना, तो फिर तुम्हें ये समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आइए मैं एक आपके सामने, ये नोट कर लिया सबने, नहीं करा तो तरफ आएगा। अभी अभी बेटा एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी, बैलेंस शीट में सिर्फ कौन से अकाउंट आते हैं, पर्सनल और रियल, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, इनकम और, तो वो तो कभी आपकी बैलेंस शीट में। अब मैं आपको ये चीज भी बता दूं, क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग की एंट्री में बता दूं आपको क्या होता है, आप हर महीने रेंट पे करोगे, तो बताओ भाई रेंट टू कैश एंट्री होगी, आप हर महीने रेंट पे करते हो तो एंट्री क्या होगी बेटा, वैसे तो ये फाइनल में बतानी थी बट अभी बता दूं, हर महीने आप रेंट पे करोगे, आप एंट्री होगी रेंट टू कैश, 1,000 रुपीज पर मंथ आप रेंट पे करोगे, तो 12 महीने आप यही एंट्री करोगे रेंट टू कैश। अब आप अगर आप रेंट का लेजर देखोगे ना बेटा, रेंट का अगर आप लेजर देखोगे तो ऐसा आ रहा होगा, टू कैश जनवरी में आ रहा होगा 1,000, टू कैश फरवरी में आ रहा होगा 1,000, ऐसे ही पूरे 12 महीने में कितना आ रहा होगा, 12 बार एंट्री आ रही होगी। अब अभी तो सर आपने बताया था अगर 12 बार एंट्री आ रही है तो मैं 9 बार और लिख रहा हूं, बताओ भाई अगर मैं नॉर्मली करूंगा तो क्या एंट्री होगी, इसका बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा, इस तरफ। पर एक बात बता दूं, जितने भी नॉमिनल लेजर होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कहां ट्रांसफर किया जाता है, P&L में। तो फिर लास्ट के साल के एंड में एक और एंट्री करते हैं हम, क्या, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट,
12,000 से करते हैं एंट्री हम P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये सारा का सारा रेंट कहां ट्रांसफर कर देते हैं? याद करो चैप्टर 2 जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया सबको ही पढ़ाया, अब तो एक आधा को छोड़ दिया जाए। तो मैंने P&L अकाउंट के डेबिट साइड मैंने बताया था ऐसे रेंट आता है, बताया था नहीं बताया था? ये तो बहुत आगे की बातें पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट है, क्लोजिंग एंट्री तुम्हारे जर्नल के पार्ट नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हर महीने रेंट पे कर रहे हो तो साल में 12 महीने में कितना रेंट पे करोगे? 12,000। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक एंट्री कर दोगे, रेंट को P&L में ट्रांसफर कर दोगे, P&L टू रेंट। अब आप देखना P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? जल्दी से बताओ। रेंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? भाई ये साफ साफ ये डेबिट हो रहा है और ये तो रेंट क्रेडिट हो रहा है। तो रेंट के कौन सी साइड लिखूंगा? किसकी वजह से रेंट क्रेडिट हो रहा है? कितना? तो रेंट का लेजर का बैलेंस क्या बचा बताओ? 0। क्योंकि किसी भी नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं बचता एट द एंड ऑफ द ईयर। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? P&L में। तो इसलिए कोई भी नॉमिनल अकाउंट का जब बैलेंस ही नहीं बचेगा इस साल में, तो क्या अगले साल कोई ओपनिंग होगा उसका? तो इसलिए ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट आएंगे? रियल और पर्सनल। समझ रहे हो ना? तो याद रखना बेटा, ओपनिंग जर्नल एंट्री में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा? कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का बेटा साल के एंड में खलास कर दिया जाता है उनको। समझ गया ना? उनको आगे बढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए यहां तक की बात में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं। आ जाओ भाई, अब हम अगली लास्ट देखो भाई। अब जो इंश्योरेंस क्लेम वाली एंट्री है सर, अलग अलग अध्यापक अलग अलग ढंग से इसको समझाते हैं, सबकी अपनी अपनी मैथोलॉजी है ना? बुक में तो बहुत बड़ा चार्ट दे रखा है, पर मेरा मानना बड़ा सीधा सीधा है। इसकी मैं सीधी सीधी 2 एंट्री कराता हूं, या तो इंश्योरेंस हुआ है या इंश्योरेंस नहीं हुआ है। इंश्योरेंस हुआ है तो 100% लॉस है ना? और इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो कुछ लॉस है कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि रिकवरी हो जाएगी ना इंश्योरेंस होगा तो देखो सीधी सीधी बात है, मैं बात कर रहा हूं आपकी 10,000 की गुड्स क्या होगी? लॉस्ट होगी। नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस। 10,000 की गुड्स आपकी जल गई और कोई इंश्योरेंस, तो बताओ हम क्या एंट्री करेंगे? सर हम तो सिंपल एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो जो दिया है वो लिख दो, लॉस बाय थेफ्ट दिया तो लॉस बाय थेफ्ट लिख दो, लॉस बाय फायर दिया तो लॉस बाय फायर देखो, लॉस बाय एनी अदर थिंग दिया तो लॉस बाय एनी फ्लड दिया, कुछ भी दिया, गुड्स जली हैं, खराब हुई हैं, कुछ भी हुई है, तो आपका लॉस है या नहीं है? ठीक है। और फिर बेटा अब इसको देखो, ये है। बट अगर मैं बोलूं दूसरे केस में 10,000 की गुड्स जली है ना, और हमें क्लेम रिसीव हुआ कितने का? क्लेम कितने का रिसीव हो गया? 8। मैं पहले सिंपल जर्नल एंट्री करा रहा हूं आपको, सिंपली जो बहुत सिंपल है, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पाऊंगा। सिंपल इसके 2 तरीके हैं इसको करने के। बताओ पहले केस में कितने गुड्स जली थी और इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला था? 0। तो सारा का सारा लॉस था। यहाँ पे आपकी गुड्स कितने की जली, इंश्योरेंस कितने का मिल गया? 8। तो एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का तुरंत आग लगते पैसा ले गया कि ले भाई वेपन पकड़ तेरी आग लग गई, या इट विल टेक 2 और 3 मंथ? फाइल करना पड़ेगा। और पहले दिन जैसे ही आग लगेगी आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन करोगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं और देखो पूरे फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं सारी, फिर फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं, फिर वो आपको 10-15 दिन बाद बता देते हैं ठीक है जी आपका ना हम 8,000 रुपए क्या कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता है, गाड़ी ठुकती है, पुलिस फोन करो, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओ, आते हैं, अच्छा ऐसे ठुकी कैसे ठुकी, पूरा बताना पड़ता है ना सीन उनको, कि मैं ऐसे स्पीड से ला रहा था, उधर से वो गाड़ी आ रही थी तो ये ठुका, है ना, मेरी गाड़ी बैक करते हुए खंबे में लग गई थी, है ना, तो फोटो फाटो मैंने खींची नहीं, इंश्योरेंस क्लेम में डाली, तो उन्होंने बोला कैसे एक्सीडेंट हुआ बताओ? मैंने बोला मैं नया नया गाड़ी चला रहा था, गलती से बैक गियर लग गया था और मैंने रेस पे एकदम पैर दे दिया और गाड़ी जाके पूरा से, तो उसने बोला ठीक है, तो शीशा क्यों नहीं टूटा? ये साइड में कैसे स्क्रैच आ गए? इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा। बोला झूठ बोल रहा है,
चल दोबारा आइयो, मैं एक्सीडेंट करके आ। फिर मैंने गाड़ी ठोक दी, पलट दी पूरी 2-3 तक। मतलब अब बता तू, अब क्लेम रिजेक्ट करके दिखा। अब मैं 3 बार पलट गई मेरी गाड़ी, अब बता, ये साइड में भी लग गई, इधर भी लग गई, आप बोल। बोलता हाँ ठीक है, अप्रूव्ड, ठीक है। तो वही है, तो जीरो डेप्थ करा के गाड़ी को ठोक दो, मतलब ऐसे नहीं तरीके से आप बच जाओ, ये नहीं कहीं 50,000 के क्लेम के चक्कर में अपनी 200 करोड़ की जान को खत्म कर दो। यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, देश का भविष्य हो, है ना। मैं भी हूँ, ठीक है। देखो मैं राहुल गांधी वाला युवा हूँ अभी। ठीक है, नहीं मैं राहुल गांधी से बहुत छोटा हूँ। तो 10,000 की गुड्स लॉस होगी और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए, और इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसे देती है, 2-3 महीने बाद देती है। तो बता आपका लॉस कितने का हो, बता। तो आप सीधा सीधा कर दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000, है ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000। अच्छा बाकी के पैसे मिलेंगे तो असेट्स बन गई मेरी, इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बन गई बेटा भाई, 8,000 से उसे डेबिट कर दो। और गुड्स तो मेरी जल गई ना 10 की, तो परचेज तो मेरा कितने से होगा। अच्छा 2 महीने बाद जब इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी आपको इंश्योरेंस का, तब आप क्या एंट्री करोगे, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। ये 8,000 आपको 2 महीने बाद मिल जाएंगे। तो पहले तो सिंपल 2 एंट्री क्या भाई। सेकंड केस में आपको लॉस सिर्फ कितने का हुआ, 2,000 का, बाकी 8,000 रुपए क्या हो गया आपका असेट्स, जो कि आपको 2 महीने बाद क्या होने वाला है, मिलने वाला है। और तीसरा क्या हुआ सर, आपको जब 2 महीने बाद इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो ये एंट्री। बट हाँ नहीं, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, देखो तुम कैसी ब्लंडर कर रहे हो बेटा, जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो तुम्हारे हाथ में क्या आएंगे बताओ मुझे, पैसे आएंगे। तो कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा। इंश्योरेंस क्लेम नाम का कोई एसेट्स होता है क्या। हाँ अपनी अकाउंटिंग बना रहा है तुम्हें। बेटा जब भी कोई पैसे मिलता है हमेशा क्या डेबिट होता है। अगर आपको थोड़ा सा शौक है, नहीं नहीं सर मजा नहीं आया, हम तो थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, हम छोटे के लिए थोड़ा ना पैदा हुए, है ना। तो हम तो सर ये वाली जनरल एंट्री नहीं करेंगे, आप हमें दूसरी लंबी वाली चौड़ी वाली एंट्री बताओ ताकि इंप्रेशन पड़े। तो बेटा गलत करके आओगे, गारंटेड है। यहाँ तो बड़ा सिंपल है, लॉस कितने का हो भाई, 2,000 का, और कितने पैसे मिलने हैं भाई, और जो हुआ टू परचेज हो गया, और जो पैसे मिलेंगे तो कर देना। बट अगर आप चाहो तो आप थोड़ा लॉन्ग रन में भी जा सकते हो। कैसे, पहले आप सीधा सीधा एंट्री करो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, 10,000 से। पहले आप ये एंट्री कर दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने से। फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो डेबिट होगा, तो फिर आप एंट्री करो क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। भाई आपका 8,000 का लॉस कम हो जाएगा, इसलिए आपने लॉस को क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर जब पैसे मिल जाएंगे 8,000 तो आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आप ये 3 एंट्रीज भी कर सकते हो बेटा, जैसे आपकी मर्जी है, जो आसान लगता है। मुझे तो पहली वाली आसान लगती है, ठीक है। 10,000 की गुड्स जली तो परचेज तो 10,000 से क्रेडिट होना ही है, नुकसान कितने का हुआ 8 का, तो उसको डेबिट कर दो और बाकी पीएनएल को कर दो। समझो नहीं समझो, तो आओ देखते हैं। तो आपको जो इजी लग रहा है आप उसको अडॉप्ट करो। और लेजर का ओपनिंग कैसे करते हैं, जो जो जर्नल एंट्री आपने पोस्ट करी है ना, तो आप सभी समझदार बच्चे इधर ध्यान दें। ये मेरा कैश का लेजर है, मैं अभी डेट वेट, भाई कई बच्चा बोल रहा हूँ सर ये डेट तो लिखा नहीं, मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट के कॉलम को बता रहा हूँ। तो बताओ अगर सपोज करो यहाँ टू कैपिटल से आया 1,00,000 रुपए, टू सेल्स से आया 50,000 रुपए, टू डेटर से आए 30,000 रुपए, बाई परचेज में चला गया 20,000 रुपए, बाई एक्सपेंस में चले गए 30,000 रुपए,
और बाई क्रेडिटर्स को चले गए 40,000 रुपए। तो सभी बच्चे मुझे इसका बैलेंस करके बताएंगे। आप अपने लेवल पे बैलेंस करिए, बताओ क्या आ रहा है बैलेंस है। इधर का आ रहा है 180 और इधर का कितना आ रहा है सर? नो, मन नहीं है। क्या आ रहा है बताओ आप? 140। तो बाई बैलेंस सीडी कितना आया? कितना आया? अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में मैं कैश कौन सी साइड लिखूंगा? मतलब ये इस साल का कौन सा बैलेंस है बेटा? क्लोजिंग। तो बताओ ये अगले साल का कौन सा होगा? मतलब आपको अगर कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बताओ कहां लिखोगे इसे? मतलब आप नेक्स्ट ईयर इस तरफ लिखोगे या नहीं लिखोगे? टू बैलेंस बीडी कितना? मतलब जो पिछले साल का आपको बैलेंस दिया था वो पिछले साल का क्लोजिंग था, बट इस साल का क्या हो गया वो? तो ओपनिंग बैलेंस को आप अगर असेट्स होगा तो कौन सी साइड लिखोगे? किस साइड, किस नाम से? टू बैलेंस बीडी के नाम से। और अगर लायबिलिटी और कैपिटल होगी तो बताओ कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो यानी कि अगर सपोज करो कैपिटल का लेजर आप बना रहे हो, भाई याद करो हमने आपको बताया था नहीं बताया था कैपिटल अकाउंट, इधर का टोटल बाई कैश करके 1 लाख रुपए था, इधर का कुछ भी नहीं था, तो टू बैलेंस सीडी कितना निकलेगा जल्दी से बताओ? 1 लाख। तो बताओ ये बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा? कोई भी बैलेंस बीडी, ध्यान रखना ये बात, आप ध्यान रखना बेटा, अगर असेट्स है तो उसको हम कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। किस नाम से? टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। और अगर लाइबिलिटी है तो कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल को भी कौन सी साइड लिखेंगे? अच्छा, तो अगर इसका बोल दे वो आपको लेजर बनाओ, तो बताओ ये कैश में आप जब कैश का लेजर बनाओगे तो कौन सी साइड लिखोगे बताओ? टू बैलेंस बीडी के नाम से कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड 60,000। ऐसे ही बेटा बैंक का बनाओगे तो कौन सी साइड लिखोगे बताओ? टू बैलेंस बीडी। बात समझ में आ गई? लेजर का ही तो कनेक्शन है, वहां आपने बैलेंस खुद निकाला था, यहाँ ऑलरेडी आपको क्या है? तो जब आपने खुद निकाला था तो क्रेडिट साइड निकला था, तो आपने उसको कौन सी साइड लिखा था? डेबिट साइड। यहाँ ऑलरेडी बता रहा है कि आपको पिछले साल का वो लेजर नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है भाई पिछले साल का 60,000 बचा है, तो इस साल कौन सी साइड लिखोगे? सेम ऐसी बेटा स्टॉक का भी डेबिट साइड, फर्नीचर का भी डेबिट साइड, बट जैसे विकास का आएगा ना तो विकास का कौन सी साइड लिखोगे बताओ? बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए सर? ऐसे ही ए का बनाओगे, बी का बनाओगे, कैपिटल का बनाओगे, सबका बैलेंस बीडी कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे। बात समझ में तो नहीं आई? लोन फ्रॉम विकास, हाँ हाँ लोन फ्रॉम विकास, भाई भाई ये लाइबिलिटी है ना, तो बाई बैलेंस बीडी लिखा जाएगा ना। क्या बोलना चाह रही हो? नहीं, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये लेजर का नाम लिखेंगे ना, लोन फ्रॉम विकास लिखेंगे, लेजर का नाम तो लोन फ्रॉम विकास रहेगा, ठीक है, बस बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। बताओ भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, शक है, संदेह है, दुविधा है? तो देखो सर, कैश बुक क्या होती है? देखो जी, हर जगह जो ऑनर है ना वो खुद बिजनेस में नहीं बैठ सकता। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आप सोचो कि सारे चेक मुकेश अंबानी साइन करने लग जाए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना आम जिंदगी में, आम जिंदगी में क्या होता है, जो ऑनर होता है वही सारे चेक साइन करता है, बट बेटा मेंटोस जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुकेश अंबानी कोई भी चेक साइन नहीं करता, उसने अपने अथॉरिटीज दे रखी है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी उसके एम्प्लॉइज हैं कि भाई साहब आप साइन करना, आपके साइन से हमारा बैंक से चेक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही भाई हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी में हमने एक कैश बुक मेंटेन होती है। कैश बुक क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं रोकड़ बही। रोकड़ बही क्या होती है सर? डेली कैश ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। आप जाओगे ना किसी भी कंपनी में तो डेली बेसिस पे क्या मेंटेन होती है? कैश बुक। स्पेशली जहां पे कैश ट्रांजैक्शन होती है, जहां कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, सारा चेक से होता है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि कैश का डेली बेसिस पे निपटारा होना जरूरी है, डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, तो कई कंपनीज क्या करती हैं,
फिर कैश बुक बनाती है ना, तो फिर कैश का लेजर नहीं बनाती, क्योंकि कैश बुक एक तरीके से कैश का क्या है, तो लेजर नहीं बनाते, फिर कैश बुक ही बनाते हैं वो लोग। बट कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। कैश बुक किसका पार्ट है भाई? जर्नल का पार्ट है। तो कैश बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक होती है जो कि क्या रिकॉर्ड करती है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ठीक है, तो लिखो, तो लिखो कैश बुक लिखो। कैश बुक इज अ बुक, कैश बुक इज अ बुक which record transaction related to cash, बैंक एंड डिस्काउंट। ऐसी बुक जो किससे किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, आगे लिखो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितनी टाइप्स हैं सर? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितनी टाइप हैं सर? 3 टाइप हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक। सबसे पहले को हम क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक क्या होती है? तो लिख लो ब्रैकेट में, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, है ना। दूसरी होती है सर डबल कॉलम कैश बुक। दूसरी कैश बुक कौन सी होती है? डबल कॉलम कैश बुक। तो ब्रैकेट में लिख दो कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब इसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का बनता है और एक बैंक का कॉलम बनता है। तीसरी होती है सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? जिसमें 3 बनते हैं सर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो कैश बुक जो होती है बेटा, वो एक ऐसी बुक होती है जो कि कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, जो कि कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। और ये कितने टाइप की होती है? 3। पर सर हमारे सिलेबस में ना पहली 2 हैं, तो हमारे लिए बस सुकून की बात है, तीसरा में पढ़ना ही नहीं, है ना। नहीं तो इतने कॉलम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितने होते हैं, है ना। और बेटा पहला कॉलम एक बात बता दो, जिसको कुछ नहीं आता ना उसको क्या आता है? कैश बुक, क्योंकि है ही इतनी आसान, है ना। तो सर देखते हैं वो। तो बेटा ये डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, क्योंकि एलएफ इसलिए है क्योंकि ये किसका पार्ट है भाई? जर्नल का पार्ट है। बुक्स, जितनी भी बुक्स है ना आपका, चाहे परचेज बुक है, सेल बुक है, सेल रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, कैश बुक है, ये सब किस चीज का पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करूंगा। वैसे ना 10वीं से अकाउंट हो जानी चाहिए, कम से कम 11वीं में आते आते बच्चे को कुछ समझ में तो आए, बहुत सारी बातें। तो कैश बुक है बेटा, ये डेबिट साइड है, ये रिसीट साइड है आपकी, और ये क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड है ना। तो सबसे पहले आता है बेटा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ एंड देन अमाउंट। ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, डेबिट साइड क्या आएगा सर? सर डेबिट साइड सारी की सारी क्या आएंगी? रिसिट। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? सारी की सारी पेमेंट। अब 1 मिनट के लिए सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, मां कसम एप्लीकेबल है, सोचना है आपने। मैं ही बोल रहा हूं, आप इस महीने की कैश बुक बना रहे हो या आप इस साल की कैश बुक बना रहे हो, लास्ट मंथ का आपको बैलेंस दिया गया है कि ठीक है, लिया लास्ट ईयर का आपको बैलेंस दिया गया है, तो उसको आप कौन सी साइड लिखोगे? पक्का? अभी तो बताया था सर, कैश क्या होता है? असेट्स। अगर असेट्स का कोई भी पुराना बैलेंस आपको दिया हुआ है लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का, तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। तो
जो भी बैलेंस बीडी होगा ना उसको आप यहां लिख दोगे टू बैलेंस बीडी, अगर आप लास्ट मंथ का कोई बैलेंस आपके पास। फिर जो जो आपको इस महीने रिसीव होगा, चाहे सेल से रिसीव हो, सेल से रिसीव हो, चाहे डेटर से रिसीव हो, चाहे कहीं से भी रिसीव हो, वो सब आपने कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। ये तो इतना आसान चैप्टर है, मतलब कुल मिला के एक बात बताऊं, आपने देखना है पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, कौन सी साइड लिख देना, बस देख लेना कहां से आ रहे हैं, उसका नाम लिख देना। राम अवतार से आ रहे हैं, सीता से आ रहे हैं, गीता से आ रहे हैं, बबीता से आ रहे हैं, जब से आ रहे हैं डेबिट साइड। सेल्स है ना, टू डेटर्स, ऐसे ही जाएगा कहां सर बताओ, बाई एक्सपेंसेस में चला जाएगा भाई आपका, कोई फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो वहां चला जाएगा, या बाई परचेज करोगे तो गुड्स वहां जाएगा। अब बेटा जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। तो बेटा टोटल आपका मैच हो जाएगा, तो जो आपका टोटल है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। जो जो रिसीव हो रहा है वो सब कौन सी साइड, डेबिट साइड। जो जो आप पे कर रहे हो वो सब कौन सी साइड, जो बचेगा उसे क्या बोल देंगे, बाई बैलेंस है, फिक्स एसेट्स, है ना। मतलब कुल मिला के मैंने तो एक चीज बोली, आप ये भी ना लिखो यार, जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान दो कि जब जब पैसा आएगा तब तब कौन सी साइड, डेबिट साइड, जब जब पैसा जाएगा तब तब, सीधी बात आप ये याद रखो। यस, क्योंकि फिक्स एसेट्स हम खरीदेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, बेची होगी तो फिर डेबिट साइड। मैंने तो बोला, मैं तो पेमेंट साइड लिखा है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, खरीदने की बात बोल रहा हूँ। थिंक पॉजिटिव, हाँ बेटा बोलो। फिक्स एसेट सोल्ड तो पैसा आएगा भाई, सीधी बात, नो बकवास। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है ऊपर, याद रखो रिसीट एंड पेमेंट, हजारों एग्जांपल बन जाएंगे। यस जसराज, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी है, क्या बोल रहा है बेटा। अच्छा आर्थव तो आज चुप बैठा हुआ है, कुछ नोट लिखिए इसके नीचे, इस एक नंबर का जो जो नोट है, पहला नोट लिखिए, तो लिखिए पहला नोट लिखिए बेटा, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, बताओ सर कहां से होगी, क्योंकि कैश बुक में या तो कैश का आना रिकॉर्ड होता है या कैश का जाना। तो अगर आप कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लिखा है, तो क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट नोट लिखा आपने, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरी चीज बताओ भाई, इधर ध्यान देना बेटा, ये जो दूसरा नोट है ना, इसका ये है, ये कैश बुक है, टू मोहन से मिले 100 रुपए, बाई एक्सपेंस 150। बताओ क्या आएगा बैलेंस, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल सिचुएशन। इफ यू हैव 100 रुपीज तो आप 150 रुपए कहां से खर्च कर सकते हो भाई, कैश ही आपके पास जब 100 रुपए है तो 150 रुपए पॉसिबल ही नहीं। ऐसी सिचुएशन बैंक में तो हो सकती है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देता है भाई, तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए हैं तो तुम 150 रुपए खर्च कर सकते हो, क्योंकि 50 रुपीज का आपको क्या मिल जाएगा। बट कैश में क्या ऐसा हो सकता है, आपके पास 100 रुपए है, क्या आप 150 रुपए खर्च कर सकते हो, कर सकते हो तो मुझे बताना यार, मैं तो पढ़ाना छोड़ूंगा वही काम करूंगा 100 के बदले 150 खर्च, है ना। तो बेटा अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज मुझे ही बताना। तो नोट नंबर 2 लिख लीजिए, हाल फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा तो अभी यही कर रहा होता है। ठीक है, तो लिखो कैश बुक कैश कॉलम, कैश बुक कैश कॉलम, ध्यान रखना बैंक कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बैंक में ऐसा पॉसिबल है, कैश में ऐसा पॉसिबल, कैश बुक कैश कॉलम ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, शायद मैंने कुछ गलत लिखवा दिया, मतलब मैंने बताया नहीं कौन सा कॉलम, कैश बुक
कैश कॉलम ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्रेडिट साइड। या तो ज्यादा होगा बेटा या कम, बराबर होगा। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए होंगे, या तो 100 रुपए खर्च करोगे या फिर 90 रुपए खर्च करोगे। कभी भी आप 100 रुपए होने के बाद 150 200 रुपए खर्च नहीं कर सकते। एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई साहब, एक नंबर का, इतनी छोटी सी बात से जो एक नोट लिखवा है ना, इस नोट से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या कैश बुक के कैश कॉलम का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? ये तो तुम्हें नर्सरी क्लास से पता है। आज क्या है, आज तो तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा, एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, अगर कर पाते हैं तो। आइए, तो सर हम करना चाहेंगे जो छोटा क्वेश्चन है वही करना चाहेंगे हम तो। सर छोटा तो आप करा देते हो, बड़ा हमें दे देते हो। बच्चे को यही लगता है कि सारा अन्याय उसी के साथ हो रहा है बस। वैसे तुम तो होमवर्क करते भी नहीं हो। हमारी क्लास की खूबी है, एक भी बच्चा होमवर्क नहीं करता है, सब एक से बढ़कर एक है। सर आप देते नहीं हो हैं? देखता नहीं। नहीं बेटा, आप तुम नर्सरी क्लास में नहीं हो ना, तो इसलिए मैं देखूं ना देखूं, आपको ईमानदारी से अपना होमवर्क करना है। क्योंकि हाँ, पेज नंबर है बेटा 10.38, क्वेश्चन नंबर 3, 10.38। हाँ भाई उत्कर्षा, बेटा किताब कहाँ है? कंपटीशन में गई है? अच्छा, आ जाना। लास्ट क्लास में तुम एब्सेंट थी, बहुत छुट्टी मारी हो तुम। बेटा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। और कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में? आज वो आए नहीं दोनों, बस आवा के दो बच्चे हैं ना, आज वो भी नहीं आई ना, राधिका। अच्छा ठीक है, पेपर है क्या तुम्हारा? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन निकालिए सर। आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और हम कैश बुक बना रहे हैं, एक सुंदर सी कैश बुक का। तो डेट तो आप लोग साथ साथ बना सकते हैं मेरे, क्योंकि टाइम आपका, आप भी सीख लोगे मैं भी सीख लूंगा, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा थोड़ा। फॉर्मेट थोड़ा सही बना लेना बस। सर ये आपकी कौन सी बुक है? ये कौन सी साइड है? ये कौन सी होती है? अरे सर ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट साइड। ये डेट, ये पर्टिकुलर, LF अमाउंट, LF अमाउंट, LF अमाउंट, LF अमाउंट। ठीक है, तो बताइए, तो बिना फॉर्मेट के करेंगे हैं सुपर इंटेलिजेंट। आ जाओ भाई। भाई सिमर है क्या? ये दिखने में कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा सिमरन पढ़ लेते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट के एन को काट लेते हैं, है ना? तो भाई साहब हमारे सिमर भैया ने एक बिजनेस शुरू किया है और 65,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करी। बताओ पैसा आया सिमर के पास या गया? हाँ सिमर के पास से गया है। हम अकाउंटेंट किसके हैं? हम सिमर को जानते ही नहीं है। हु इज सिमर? हम किसके अकाउंटेंट है बेटा? चलो सिमर का बिजनेस है सिमरन। ठीक है, आ जाओ बेटा, बुरा मत मानियो। तो बताओ सबसे पहले 2 कैपिटल से कितने रुपए आएंगे, जल्दी से बताओ। 65,000 रुपीज कैपिटल से आएंगे। फिर उसके बाद बेटा थर्ड को बताओ। फर्स्ट को तो ये हो गया, थर्ड को क्या करा इसने बताओ? बॉट गुड्स फॉर कैश। तो कैश आएगा जाएगा, तो कौन सी साइड लिखा जाएगा? तो बाई परचेज कितना है जल्दी से बताओ? 6850। बताओ थर्ड पे क्या है जल्दी? फोर्थ पे पेड कैश टू मोहन, इसने मोहन को कैश पे करा, तो कैश आएगा जाएगा? सर जाएगा। बाई मोहन कितने रुपए पे करा जल्दी से बताओ? 950। नेक्स्ट क्या है? 4 के बाद नेक्स्ट क्या है?
डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आप बताओ, आपके पॉकेट में 10,000 रुपए थे सर, आपने बैंक में जमा करा दिए, कैश आया या गया? गया। कौन सी डेट को? 6 को। बाई बैंक कितने रुपए गए जल्दी से बताओ? हैं? 40,000। नेक्स्ट क्या है जल्दी से बताओ सर? पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए कैश पे करा, कितने रुपए का? 4650। बाई ऑफिस फर्नीचर कितने रुपए पे करा जल्दी से बताओ? बाई ऑफिस फर्नीचर लिखो, परचेज नहीं लिखोगे बेटा। परचेज अकाउंट सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है? गुड्स के लिए। कोई एसेट्स खरीदते हो तो उसका नाम लिखते हैं हम, ठीक है? गुड्स के लिए लिखा जाता है क्या? ऑफिस फर्नीचर, सॉरी वो परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटा गुड्स बेची कैश में, तो कैश आएगा। तो टू सेल्स कितने रुपए आएगा बेटा? 30,000। नेक्स्ट क्या है बेटा जल्दी से बोलो? पेड वेजेस इन कैश। हमने वेजेस पे करी बेटा, कुछ नहीं है, सिर्फ क्लर्क का काम है। बाई वेजेस कितने रुपए की वेजेस पे करी है? 1200 की। कोई कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं है। पैसा आ रहा है, डेबिट साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। आगे बढ़िए। पेड फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए पे करा, कितने रुपए पे करे स्टेशनरी के लिए? बाई स्टेशनरी कितने रुपए पे करें? 400। नेक्स्ट बोलिए सर, नेक्स्ट क्या है? स्टेशनरी के लिए हमने 400 रुपए पे करें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर दोबारा हमने गुड्स बेची, कितने में? टू सेल्स 25,000। नेक्स्ट क्या है सर? पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंस, बाई मिसलीनियस एक्सपेंस। बताओ कितना है मिसलीनियस एक्सपेंस? भाई छोटे मोटे खर्चे। मिसलीनियस एक्सपेंस मतलब जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो किसी हेड में, दैट सन्ड्री बोल दो, मिसलीनियस बोल दो, कुछ भी बोल दो। बताओ जी, त्रिलोक जी से कितने रुपए मिले और हमने उनको डिस्काउंट कितने का दिया? क्या 150 हमारे लिए रेलिवेंट है? हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। हमें ये देखना हमें कितने रुपए मिले, तो हमें कितने रुपए मिले? तो टू त्रिलोक कितने हैं सर? 4850 ना बेटा। देखो अब यही तो, इसी बात के तो पैसे हैं, साफ साफ लिखा है। रिसीव कितने हुए? उसने ये थोड़ा ना बोला 4850 देने थे जिसमें से 150 का डिस्काउंट हो गया। साफ साफ बता रखा है रिसीव है 4850, डिस्काउंट है, माइनस करने की जरूरत ऑलरेडी। बस यहाँ पे एक यही पॉइंट है, जहां वो अगर वो दे देता ना कि भाई ₹4850 ड्यू फ्रॉम त्रिलोक एंड डिस्काउंट अलाउड हिम 150, तब तो आप माइनस करते। इसका मतलब वो 4850 ऑलरेडी क्या है? माइनस फिगर वाली, मतलब ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करके। क्योंकि देखो आप ऐसे अगर आप साफ साफ देखो, साफ साफ पता चल रहा है रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक चंद 4850, अलाउड कैश डिस्काउंट 150, तो हमें 4850 पूरा का पूरा लिखना है। बेटा परचेज करी गुड्स, तो पैसा आएगा या जाएगा? बताओ भाई, परचेज कितने रुपए जाएंगे आपके? 2522 बेटा। नेक्स्ट क्या बताओ जैक्स? पेड सैलरी पेड रेंट 15,000 और 900। 25 को हमने क्या पे करा है, रेंट या सैलरी? सर पहले तो आपने सैलरी पे करी है कितने की? 15,000 की। बाई सैलरी 15,000। नेक्स्ट आपने क्या पे करा है बेटा? कौन सी डेट को? 25 को ही आपने क्या पे करा है? रेंट। बाई रेंट कितना है? 900। नेक्स्ट क्या जल्दी बताओ सर? 28 को आपने बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना है जल्दी से बताओ? 350। और फिर एडवर्टाइजिंग के लिए पे करा है हमने कितना? बाई एडवर्टीजमेंट, बाई एडवर्टीजिंग कितना है? 400। नेक्स्ट क्या है सर बताओ? पेड इनटू बैंक, तो बाई कैश, बाई बैंक सॉरी, कितने रुपए है?
क्या कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? नहीं सर, सब मजे में है। ठीक है, तो आप क्या करना है सर? ये तो सर आप हमसे पूछ रहे हो, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं सर। आप क्लास से बाहर चले जाओ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मुझे पता है। अगर मैं क्लास से बाहर चला गया तो ये बिल्कुल हो जाएगा, और ऐसा होगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो सर मेरे हिसाब से मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, तो मैं फास्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 65 और 30, 90। मेरी तरफ मत देखना, मैं सही करूंगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा मन है। 90, 90, 30, 1, 20, 1, 24, 850, 1, 24, 850। तो इधर का भी 1, 24, 850 मुझे है पता, यही होगा। फिर इसमें से माइनस करूंगा 26,200 आंसर आ जाएगा। बाई बैलेंस सीडी 31st। ठीक है भाई, बाई बैलेंस सीडी 26,200। शक्तिमान हूं मैं, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। ठीक है भाई, नथिंग यार, ये प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। बेटा देखो, मैंने ये देखा कि इधर का मेरा टोटल ज्यादा, उधर का कम है, जितना कम है वो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। भाई या मैं, तुम ऐसे समझ लो बेटा, तुम्हारे पास आए कितने? 1,24,800, उसमें से वो सारे खर्च हो गए, तो बचे कितने? 26,200। समझ में तो नहीं आ रहा है बेटा? ये आत्मशक्ति तुम्हें 10 साल बाद मिलेगी, जो मुझे है। हाँ बेटा बोल, नहीं कुछ कहना चाह रहे तो कहो। मास्क किसका पहन रखा है तुमने? हैं? नहीं नहीं भाई, जो महंगा लग रहा है तो किसी किसी बड़ी कंपनी। देखो भाई, 5 मिनट में कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस को समझ लो। कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जब एक्चुअल में कैश रिसीव होता है और एक्चुअल में कैश की पेमेंट होती है। मतलब वहां आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। भाई सीधी सीधी बात है, आपने जनवरी में क्रेडिट सेल करी और अप्रैल में पैसे मिले, तो इनकम कौन से साल, कौन से महीने की मानी जाएगी? जब पैसे मिले अप्रैल की। भाई जुलाई की सैलरी आपने अक्टूबर में पे करी, तो खर्चा कब माना जाएगा? जब आपने अक्टूबर में पेमेंट करी। मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता, सॉरी कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब एक्चुअल में पेमेंट हो जाती है और एक्चुअल में पैसा रिसीव हो जाता है, तभी उसे इनकम और एक्सपेंस माना जाता है। जबकि एक्रूअल में क्या होता है? एक्रूअल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जब ट्रांजैक्शन ड्यू हो जाती है ना? तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दे एंटर्ड इन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। जुलाई का बिल जुलाई में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है। अगर हमने क्रेडिट में सेल कर दी है फरवरी में, तो उसे फरवरी में ही रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा बोलता है? एक्रूअल। तो कैश बेसिस में जब सेटलमेंट होता है तब रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो ट्रांजैक्शन को, जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड होती है तो रिकॉर्ड किया जाता है। अब बताओ कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कैश या एक्रूअल? तो कैश को आप लिखोगे लेस रिलायबल और एक्रूअल को लिखोगे मोर रिलायबल। कौन सा जो है वो है रिकॉग्नाइज मेथड, कौन सा है? कैश बेसिस या एक्रूअल? एक्रूअल। तो एक्रूअल बेसिस रिकॉग्नाइज है और कैश बेसिस रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैश बेसिस से जो प्रॉफिट निकलता है वो एक्यूरेट नहीं निकलता, क्योंकि भाई फरवरी की सेल जा रही है अप्रैल में, जून का खर्चा जा रहा है अगस्त में, तो कभी भी इससे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलता। जबकि कैश बेसिस से जो होता है, सॉरी एक्रूअल बेसिस जो होता है, एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है। रिलायबल कौन सा ज्यादा है? एक्रूअल इज मोर रिलायबल और कैश बेसिस इज लेस रिलायबल। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो एक्रूअल होता है ना, उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस इनकी एडजस्टमेंट की जाती है, जबकि जो कैश बेसिस होती है उसमें ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। बताओ किसके लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, एक्रूअल के लिए, कैश के लिए? तो यही सारी बातें उसमें लिखनी है। अब इसके अलावा कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। कैश बेसिस के अपने कुछ एडवांटेज हैं। बताओ कैश बेसिस कहाँ के लिए सुटेबल होता है? मोस्टली उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होती है, और ये सिंपल होता है, कैश बेसिस वाला सिंपल होता है। अच्छा, जो इसके एडवांटेज हैं वो दूसरे के क्या हो गए डिसएडवांटेज? वो टफ होता है, समझ रहे हो ना? वो क्या होता है? टफ होता है, और छोटे बिजनेस के लिए नहीं होता। और जो कैश बेसिस है बेटा, वो जनरली एनपीओ के लिए यूज होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रोफेशनल यूज करते हैं इसको। एक्रूवल बेसिस बाकी बिजनेसेस यूज करते हैं। तो यही सारी बातें, मेन इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है भाई अथर्व? Yes, sir.